वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी आरओ, पीसीएस और बीईओ के लिए एक प्रैक्टिस पोर्शन की। अगर आप पीसीएस 2024 देने जा रहे हो या फिर आप देने जा रहे हो आरओ 2023 वाला जो 2024 में होना है, आप उसको देने जा रहे हैं, या फिर आप देने जा रहे हैं बीईओ का एग्ज़ाम, तो विश्वास मानिए इस सीरीज को आप आज ही फॉलो करना शुरू कर दीजिए। प्रतिदिन इसमें मैं 2 सेट करवाऊंगा और वो इतने शानदार होंगे कि आपने जितनी तैयारी कर रखी है बिल्कुल वो उसमें आपको निचोड़ मिल जाएगा और आपको एहसास हो जाएगा कि जो सब्जेक्ट यहाँ पर जिस सब्जेक्ट का सीरीज चलेगा, जैसे ज्योग्राफी का चल रहा है, तो ज्योग्राफी आपने कितना कस के पढ़ रखी है और आयोग किस तरीके के सवाल पूछता है, ये बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा केवल एक ये सीरीज़ देखने से। तो इधर उधर भटकना नहीं है, बस इस सीरीज़ को फॉलो करिए। मैं सारे सब्जेक्ट इसमें कवर कराऊंगा, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन, सब कुछ, साइंस भी कवर कराऊंगा, एनवायरनमेंट भी कवर कराऊंगा, तो वो आपको एकदम बहुत बेनिफिशियरी रहने वाला है। तो बस अच्छे से इसको देखना है, समझना है और जानने का प्रयास करना है, ठीक है। तो चलिए जल्दी से सेट को लगाना शुरू करते हैं। देखो लास्ट क्लास में हमने 174 तक लगा लिया था, महाबेली गंगा तक। अभी हम आगे बढ़ेंगे और आगे जो है यहाँ पर इस सवाल को देखेंगे। चलो, एक तरफ है सूची फर्स्ट, एक तरफ है सूची सेकंड, आपको सही मिलान करना है, ठीक है। मानसूनी वन इनमें से कौन से हैं, विषुवतरेखी वन कौन से हैं, भूमध्य सागरी कौन से हैं और कोणधारी कौन से हैं। चलिए देखिए भाई, अगर इस सवाल की मैं बात करूं तो जो पहला इसमें आपको दिख रहा है ना, मानसूनी, ये जो मानसूनी वन है ये हमारे क्षेत्र में पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के जिस एरिया में मैं रहता हूँ यहाँ पर ये आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि मानसूनी प्रकार की जलवायु का क्षेत्र, तो यहाँ पर ये वन आपको मिलेंगे। कौन कौन से मिलते हैं भैया, तो हमारे यहाँ जो वृक्ष इस टाइप के मिलते हैं वो कौन से हैं, देखो जरा। हमारे यहाँ जो वृक्ष आपको मिलेंगे वो है सागौन। सागौन का वृक्ष खूब मिलता है हमारे यहाँ, ठीक है। साखू का वृक्ष भी खूब मिलता है। तो एक हो गया तीसरा। विषुवतरेखी वनों की हम बात करेंगे साथियों, तो विषुवतरेखी जो वन है ये है महोगनी और रोजवुड। ये जो वृक्ष होते हैं ये विषुवतरेखी जलवायु में पाए जाते हैं। भूमध्य सागरीय अगर हम वनों की बात करें तो ये भूमध्य सागरीय जो जलवायु है वो ठंडी है, तो यहाँ पर वो वृक्ष मिलेंगे जो थोड़ा सा ठंडी जलवायु में होते हैं। ऐसा भी नहीं कि बर्फीली है, ये भी ध्यान रखना, ज़्यादा बर्फीली नहीं है पर ठंडी है। तो यहाँ पर आपको कौन से मिलेंगे, यहाँ पर मिलेंगे आपको आलू बुखारा और जैतून, ठीक है। और कोणधारी वन, देखिए कोणधारी वन क्या होते हैं, इस तरीके के इनमें आपको जो है मिलते हैं वृक्ष, इस तरीके के वृक्ष आपको मिलेंगे। इन्हें कहते हैं शंकुधारी। शंकुधारी क्यों, इनकी शेप की वजह से। और दूसरा ये कहाँ मिलेंगे, ये वहाँ मिलेंगे जहाँ बहुत अधिक बर्फबारी होती है। तो होता ये है कि बर्फबारी की जब बर्फ़ इन पर पड़ती है तो बर्फ़ यहाँ टिक नहीं पाती है, जितनी भी बर्फ़ इन पर पड़ेगी वो सब नीचे की तरफ झड़ जाएगी और हमारा पौधा सुरक्षित बना रहेगा। तो इस प्रकार के जो वृक्ष हैं ये कहलाते हैं शंकुधारी वन, या कोणधारी भी इन्हें कहते हैं, क्योंकि कोण है ना, ये बात समझ रहे हो ना। अब ये कहाँ मिलेंगे, ये वहाँ मिलेंगे, बहुत ज़्यादा सर्दी है और सर्दी में ये जो वृक्ष हैं ये उगते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास चीड़ और फल। चीड़ हो गया, देवदार हो गया, ये नाम आपने खूब सुने होंगे। तो बस वही है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, लोक नगरीय सातत्य के उस विचार को उस आधार पर विकसित किया गया जो अध्ययन किए गए। देखिए इस सवाल की मैं प्रॉपर व्याख्या नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि मुझे इस विषय में बहुत ज़्यादा अभी मैंने रिसर्च नहीं किया है, तो मैं इसकी व्याख्या नहीं कर पाऊँगा। तो मैंने आपको सीधे सीधे बता दिया। अपेक्षा कर मैं कुछ गलत बताऊँ तो उससे बेहतर है कि जो बात थी वो मैंने आपको बता दी है, तो मैं इसकी व्याख्या नहीं कर सकता। इसका आंसर मैं आपको सीधे सीधे बता सकता हूँ। जो आंसर की में था, ऑफिशियल आंसर की में, वो था मैक्सिको। तो मैक्सिको में लोक नगरी सातत्य के ऊपर जो रिसर्च हुए
मतलब उसी के आधार पर कोई योजना जो है बनाई गई थी। तो चलिए बस इतना ही जानकारी है मेरे पास। चलिए जाम्बिया की बात करते हैं। जाम्बिया, सवाल है जाम्बिया की सीमा किसके साथ नहीं है, ये पूछ रहा है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, जाम्बिया जो है एक अफ्रीकी देश है, ठीक है ना, एक अफ्रीकी देश है ये, और इसकी सीमा किस किस के साथ लगती है वो मैं आपको बता देता हूं। देखो, इसकी सीमा लगती है कांगो के साथ, ठीक है, जिम्बाब्वे, इसके अलावा नामीबिया, इसके अलावा तंजानिया, इसके अलावा अंगोला। अब आप मुझे बता दो कि किसके साथ इसकी सीमा नहीं है। अब इसमें क्या बचा? एक ही क्षेत्र ऐसा बचा जिसके साथ सीमा नहीं है, और वो कौन है? बोत्सवाना। तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? बोत्सवाना बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? यह आपको बताना है। साउथ इंडिया की, पूरे साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, यह आपको आंसर करना है यहां पर। ठीक है, चलो सवाल आपकी स्क्रीन पर, चलिए देखते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, ऑप्शन अनाईमुडी, डोडा बेटा, महेंद्रगिरी और धूपगढ़। चलिए आंसर की अगर मैं बात करूं तो इसका आंसर होगा अनाईमुडी। अनाईमुडी जो है वो केरल में है और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। तो 2695 मीटर के साथ दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। ये इसका जवाब हो गया। बाकी जो ऑप्शन है इनकी व्याख्या कर लेते हैं। डोडा बेटा की हम बात करेंगे अगर, तो डोडा बेटा जो है साथियों, ये है नीलगिरी का सबसे ऊंचा पर्वत, स्पेशल नीलगिरी का है, ध्यान रखना। ठीक, महेंद्रगिरी की मैं बात करूं तो महेंद्रगिरी है पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा पर्वत, जो पड़ता है ओडिशा में। ये भी ध्यान रखेंगे कि महेंद्रगिरी कहाँ पर है? ओडिशा में। महेंद्रगिरी की ऊंचाई है 1501 मीटर, याद रखना। धूपगढ़ की अगर मैं बात करूं साथियों, तो धूपगढ़ की क्या कहानी है? धूपगढ़ है भैया, जगह नहीं बची यहाँ पे, तो चलिए थोड़ा सा साफ कर देते हैं। चलो ऊपर ले आते हैं। धूपगढ़ की अगर मैं बात करूं तो धूपगढ़ है अरावली का सबसे ऊंचा पर्वत। जो कहाँ पर है? जो है राजस्थान में। आपने एक जगह सुनी होगी माउंट आबू, वहीं पर पड़ता है ये धूपगढ़ और अरावली श्रृंखला का सबसे ऊंचा पर्वत। ठीक है, ये इनकी व्याख्या हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन नदियों में से कौन सर्वाधिक प्रदूषित है? गोमती, पेरियार, दामोदर और महानदी। ये आपको बताना है। देखो भैया, अगर मैं ये बात करूं कि इनमें सबसे ज़्यादा प्रदूषित कौन है, तो देखो अभी तो वर्तमान में भारत की ज़्यादातर नदियां प्रदूषित ही हैं, क्योंकि कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, तो गंदी तो हो जाती है वो। बट अभी हमें बताना है इसके हिसाब से। तो देखो, इसके हिसाब से जो सबसे गंदी नदी है वो है दामोदर। दामोदर कहाँ बहती है? दामोदर बहती है पश्चिम बंगाल में, और दामोदर नदी को कहा जाता है जैविक मरुस्थल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस नदी में कोई जीवन नहीं है।
किसी तरीके का। मतलब नदी में जीवन होता है ना, मछलियाँ होती हैं, केकड़े होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, कुछ भी नहीं है, सब मर चुके हैं। ना मछली है, ना कछुआ है, ना केकड़ा है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि इतना प्रदूषण है कि यहाँ पर सांस लेना ही मुश्किल है। इसीलिए जीव जंतु सब इसके मर चुके हैं। इसीलिए इसे कहते हैं जैविक मरुस्थल। दूसरा, दामोदर एक चीज़ के लिए और जो है गंभीर समस्या से जूझ रही है, और वो है दामोदर नदी में पाया जाता है आर्सेनिक प्रदूषण। ये भी आपको याद रखना है, पेपर में पूछा गया प्रश्न है कि आर्सेनिक प्रदूषण से कौन सी नदी प्रभावित है, तो आप आंसर करोगे दामोदर नदी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? तो देखो, बद्रीनाथ और केदारनाथ दोनों आपको पता होनी चाहिए, सीधी बात है। यहाँ बद्रीनाथ पूछा है तो बद्रीनाथ बता दो, वरना केदारनाथ तो आपको पता होना ही चाहिए। देखो, ऑप्शन है अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी और गंगा। देखो भाई, बद्रीनाथ की बात हो रही है, ठीक है, तो बद्रीनाथ का जो प्रसिद्ध मंदिर है ये है साथियों ऑप्शन ए, अलकनंदा के तट पर, अलकनंदा। ठीक है, बद्रीनाथ जो मंदिर है इसकी स्थापना करी थी महागुरु शंकराचार्य ने, शंकराचार्य ने बनाया है। बद्रीनाथ से जुड़ा हुआ अगर मैं आपको एक फैक्ट बताऊं साथियों, तो याद रखना, बद्रीनाथ एक ऐसा मंदिर है जिस मंदिर का पुजारी दक्षिण भारत से आता है, और ये सोच स्वयं शंकराचार्य की थी। उन्होंने ऐसा क्यों किया? सॉरी, चलिए, तो मैं आपको बता रहा था कि बद्रीनाथ दक्षिण भारत का एक ऐसा मंदिर है जिसका पुजारी दक्षिण भारत से आता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए साथियों, क्योंकि बद्रीनाथ में जो श्रद्धालु दक्षिण भारत से आएंगे, अगर वो अपने ही क्षेत्र का कोई पुजारी वहाँ देखेंगे तो उन्हें अजीब नहीं लगेगा, उनको ऐसा ही लगेगा कि वो किसी अनजान जगह पर आ गए हैं। तो इसीलिए शंकराचार्य ने इतना दिमाग लगाया कि उत्तर से दक्षिण को जोड़ दिया। उन्होंने कहा उत्तर भारत का मंदिर है उत्तराखंड में बद्रीनाथ, और उसमें पुजारी कहाँ से आएगा? दक्षिण भारत से आएगा, ताकि दक्षिण भारत के लोग जब बद्रीनाथ के दर्शन करने आए तो उन्हें अजीब न लगे, उन्हें यहाँ अपनापन महसूस हो। इतने विद्वान व्यक्ति थे शंकराचार्य। ठीक है, और उन्हीं के जो 4 मठ हैं उनमें से एक मठ है हमारा बद्रीनाथ। एक पॉइंट और याद रखेंगे बद्रीनाथ से कि बद्रीनाथ का जो मंदिर है ये किसके लिए समर्पित है? ये भगवान विष्णु को समर्पित है, याद रखना। ठीक है, और अलकनंदा के किनारे है। अगर केदारनाथ की बात करें, चलो उसको भी देख लेते हैं। अगर केदारनाथ की बात की जाए साथियों, तो केदारनाथ का मंदिर जो है कहाँ पर है या किस नदी के किनारे है साथियों? तो ध्यान रखना, केदारनाथ का जो मंदिर है ये मंदाकिनी नदी के किनारे है, मंदाकिनी। और केदारनाथ कौन है यार, ये तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये है हमारे भोलेनाथ। ठीक है, भोलेनाथ महादेव का मंदिर है केदारनाथ। सही है, बहुत ही सुंदर जगह है, कभी अवसर मिले तो आप जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? पूछ रहा है। ऑप्शन कृष्णा, गोदावरी, ताप्ती और कावेरी। चलो, कृष्णा, गोदावरी, ताप्ती और कावेरी। देखो, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी, ये सवाल मुझसे एक बार पीसीएस के पेपर में गलत हो गया था, और मुझसे क्या, कोई भी पेपर में जब आप सवाल गलत करते हो, ऐसा होता है, आप एग्ज़ाम में बैठे और आपने कोई सवाल गलत कर दिया और घर आकर के आपने उसका आंसर देखा, तो घर आकर जब आप उसका आंसर देखते हो और वो सही आंसर जब आपको पता चलता है, तो वो गलत प्रश्न फिर जीवन में कभी गलत नहीं होगा। एक सवाल जो आपने पेपर में गलत कर दिया और घर आकर उसका आंसर देखा, वो सवाल फिर ज़िंदगी में दोबारा कभी गलत नहीं होगा। ऐसा आप लोगों के साथ भी हुआ होगा, ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। ठीक, तो ऐसे सवाल जीवन में कभी भी गलत नहीं होते। उसी में से एक तरीके का सवाल है ये वाला। भ्रंश घाटी से भारत में कुछ महत्वपूर्ण नदियां बह रही हैं, जिनके नाम आप एक साथ नोट कर लीजिए। पहली है नर्मदा, दूसरी है ताप्ती, तीसरी है दामोदर और चौथी है माही।
ये चारों नदी जो है साथियों भ्रंश घाटी से होकर के बह रही हैं। मैंने केवल 2 को पढ़ रखा था, नर्मदा और ताप्ती, और ऑप्शन में आ गया दामोदर। अब मैं तो बस यही परेशान हूँ यार कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। तो याद रखना 4 ऐसी इंपॉर्टेंट रिवर हैं जो भ्रंश घाटी से होकर के बहती हैं। भ्रंश घाटी क्या होती है? भ्रंश घाटी का मतलब है एक पहाड़ इधर है, एक पहाड़ इधर है बड़ा सा, और इन दोनों पहाड़ों के बीच से होकर के बह रही है रिवर। तो इसे हम कहेंगे क्या? भ्रंश घाटी। और ऐसा 4 नदियां करती हैं, नर्मदा, ताप्ती, दामोदर और माही। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मेघालय का पठार किसका भाग है ये आपको बताना है। हिमालय श्रेणी का, प्रायद्वीपीय खंड का, पूर्वी घाट पर्वतों का, या सतपुड़ा श्रेणी का? चलिए, मेघालय के पठार की अगर बात की जाएगी साथियों तो मेघालय का पठार किसका हिस्सा है? प्रायद्वीपीय खंड का हिस्सा है। पठार से एक बहुत ही फेमस सवाल है जो पेपर में खूब पूछा जाता है, वो है कार्बी एंगलांग का पठार। कार्बी एंगलांग का पठार बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा गया ये है कहाँ पर। तो भाई कार्बी एंगलांग का पठार भी नॉर्थ ईस्ट में ही पड़ता है, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये कहाँ पर पड़ेगा? असम में पड़ेगा, ध्यान रखें, असम। और ये भारतीय प्लेट का पूर्वी विस्तार है, ये भी पेपर में पूछा जाता है। इसे कहते हैं कार्बी एंगलांग का पठार, जो कहाँ पड़ेगा? असम में पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, एक तरफ है स्थल, एक तरफ है नदियां, और आपको इनका सही मिलान करना है। ठीक है, रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग और देवप्रयाग। देखिए, उत्तराखंड में आपको मिलेंगे पंचप्रयाग, वहीं से ये सवाल है, इसको आप अच्छे से नोट कर लो भैया, पेपर में ये खूब आता है। पंचप्रयाग एक साथ आपको बता देता हूं जिससे आपको दिक्कत ना हो। चलो, इसी में ही आपको पता चल जाएगा कौन सा प्रयाग कहाँ पर है। देखो, सबसे पहले हम पकड़ेंगे देवप्रयाग। देवप्रयाग है भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर। ठीक है, भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर। ठीक, हाँ। रुद्रप्रयाग की बात करेंगे तो रुद्रप्रयाग है साथियों अलकनंदा और मंदाकिनी। देखो, अभी हमने क्या पढ़ा? रुद्रप्रयाग। रुद्र किसका पर्यायवाची है? भगवान शिव का। और मंदाकिनी के किनारे कौन सा मंदिर है भगवान शिव का? केदारनाथ। तो मिल गया ना आसानी से, तो रुद्रप्रयाग, केदारनाथ, मंदाकिनी। ठीक, हाँ। नंदप्रयाग की अगर हम बात करें साथियों तो नंदप्रयाग आपको मिलेगा यहाँ पर विष्णु गंगा और मंदाकिनी के संगम पे। और कर्णप्रयाग आपको कहाँ मिलेगा? कर्णप्रयाग आपको मिलेगा अलकनंदा और पिंडार नदी के संगम। ठीक है, याद रखना। ये हो गए हमारे पंचप्रयाग। सही है, याद रखिएगा। गंगा नदी किस प्रकार की नदी है ये पूछ रहा है। चलिए, गंगा किस प्रकार की नदी है आपको बताना है। ऑप्शन ए पूर्ववर्ती, ऑप्शन बी अनुवर्ती, ऑप्शन बी अक्रमवर्ती, ऑप्शन डी परवर्ती। चलिए इसका आंसर बताता हूं सीधे सीधे। देखो, गंगा जो है पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। पूर्ववर्ती नदियां क्या होती हैं? पूर्ववर्ती नदियां वो नदियां होती हैं जो भौगोलिक हलचलों की वजह से अपने चलने का रास्ता बदलती नहीं है। यानी अगर कोई भूगर्भिक हलचल होती है, कोई पहाड़ बनता है, कोई पठार बनता है, तो इसकी वजह से वो अपना रास्ता नहीं बदलेंगी, जैसा है वैसा ही चलती रहेंगी और अपना रास्ता खुद बना लेती हैं। ऐसी नदियों को कहा जाता है पूर्ववर्ती नदी, जिन पर वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बात समझ रहे हो? तो पूर्ववर्ती नदी क्या है? पूर्ववर्ती नदी एक ऐसी नदी है जिस पर भौगोलिक हलचलों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जो जैसे चल रही है वैसे ही चलेगी। उस पर पहाड़ बने, पठार बने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है गंगा। ना केवल गंगा बल्कि सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, ये सभी नदियां जो मैंने यहाँ पर लिखी हैं, ये सभी की सभी नदियां क्या हैं? पूर्ववर्ती नदियों का उदाहरण है। सही है, हाँ।
तो याद रखना भैया, कई बार ये चीज़ जो है पेपर में पूछी जा चुकी है। एक बार फिर आपको बता दूं, पूर्ववर्ती नदी साथियों एक ऐसी नदी होती है जिस पर भौगोलिक हलचलों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भौगोलिक जो भी हलचलें हो रही हैं, पहाड़ बनना है, पठार बनना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जैसे चल रही है वैसे ही चलेगी और पहाड़ और पठार को काट कर अपना रास्ता बना लेगी। ऐसा नहीं होगा कि पठार या पर्वत की वजह से अपना रास्ता बदल ले। तो ऐसी नदियों को हम कहते हैं पूर्ववर्ती नदी। एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है, ये सभी गंगा, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। आगे देखो 185, सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? और ये दुनिया की हम बात कर रहे हैं, दुनिया का सबसे बड़ा हिमनद, सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, ये आपको बताना है। चलो ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा हिमनद होता है सियाचिन। सबसे बड़ा ग्लेशियर है, करीब करीब 76 किलोमीटर ये लंबा है। इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है? 76 किलोमीटर, 76। इतना विशाल है ये सियाचिन ग्लेशियर। कहाँ पर है? तो ये आपको मिलेगा लद्दाख में, भारत पाकिस्तान सीमा पर। और सियाचिन ही है विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल, ध्यान रखना। बाकी बियाफो और बाल्टोरो भी ग्लेशियर है, ठीक है। हाँ, चोमोलुंगमा भी ग्लेशियर है, ये सभी ग्लेशियर है, बट सबसे बड़ा सियाचिन। आप लोग मुझे ज़रा कमेंट करके बताओ कि ग्लेशियर क्या होता है। देखते हैं कितने लोगों को इसकी सही परिभाषा पता है या कितने लोगों को सही में ज्योग्राफी की नॉलेज है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि सियाचिन मतलब ग्लेशियर क्या है। कौन सा नदी अपना मार्ग परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? चलो देखो, गंगा, कोसी, दामोदर और गोमती। बहुत ही बेसिक सवाल है, मैं समझता हूं सभी लोग इसको कर लेंगे बिना किसी दिक्कत के। चलिए, तो कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है भैया? कोसी। कोसी में हर साल बाढ़ आती है, इसीलिए सर्वाधिक मार्ग परिवर्तित करने वाली नदी कोसी है। इसीलिए इसको कहते हैं बिहार का शोक, क्योंकि मार्ग बदलेगी तो बाढ़ आएगी। लेकिन बिहार के लोग काफ़ी अभ्यस्त हैं, इसीलिए उन्हें इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हर साल ही बाढ़ आती है तो उन्हें पता ही है बाढ़ आनी है, तो क्या करें। इसीलिए कोसी को कहा जाता है बिहार का शोक। आगे देखिए, लेह की स्थिति पूछ रहा है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपने नदियों को सही से पढ़ा है, आपने सिंधु को सही से पढ़ा है मैप से, ज्योग्राफी मतलब मैप, तो इस सवाल को आप कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। चलिए, सवाल है लेह कहाँ पर है? तो लेह पड़ता है सिंधु के दाहिने तट पर। सिंधु इस तरीके से बहती है, देखो इस तरीके से, और इधर होते हुए पाकिस्तान चली जाती है। तो लेह कहाँ मिलेगा आपको? लेह इस तरफ मिलेगा। ये कभी आप मैप पर देखना, यही मिलेगा। यहीं पर आपको एक हवाई अड्डा भी मिलेगा, ठीक। तो लेह कहाँ पर है? सिंधु के दाहिने तट पर। नदी का दायां बायां कैसे निकालते हैं? तो ऐसे ही तो बह रही है, तो ये हो गया राइट और ये हो गया लेफ्ट, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। कौन सा प्रमुख काजू उत्पादक राज्य है? देखो भाई, वैसे तो मैं ज़्यादा ट्रिक से पढ़ाता नहीं हूँ, ट्रिक ज़्यादा बताता नहीं हूँ, लेकिन हाँ अभी ये काजू की बात आ गई तो इसके बारे में ज़रूर मैं आपको बताऊँगा। देखो, ये बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, इस ट्रिक को आप लोग याद रखना, पेपर में बहुत हेल्प करेगी। जितने भी हमारे पियक्कड़ साथी हैं जो दारू पीते हैं, अब तो बहुत सारे लोग पीते हैं दारू, तो दारू के साथ सेवन करी जाने वाली जितनी भी चीज़ें हैं उन सब के प्रोडक्शन में महाराष्ट्र नंबर 1 है। जैसे अंगूर, अंगूर से शराब बनती है, महाराष्ट्र नंबर 1 है। शराब के साथ लोग क्या खाते हैं चखने में? काजू, काजू में नंबर 1 है महाराष्ट्र। चखने में और क्या खाते हैं? प्याज, प्याज भी तो चलती है ना चखने में दारू के साथ, मसाला वसाला डाल करके, तो उसमें भी महाराष्ट्र नंबर 1 है। और जब इतना कुछ दारू लोग पी लेते हैं तो अब फिर डॉक्टर कहता है कि भैया अब तेरी किडनी विडनी हो गई फेल, अब तू शराब बराब छोड़, अब जूस पी। जूस का पी अनार का, तो अनार का जूस जब शराबी पिएगा तो अनार के प्रोडक्शन में भी महाराष्ट्र नंबर 1 है। तो शराबियों से जुड़ी जितनी भी चीज़ें हैं उनमें महाराष्ट्र नंबर 1 है, याद रखना। बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, बहुत हेल्प करेगी आपको पेपर में। अब काजू की बात कर रहा है तो काजू लोग खाते हैं,
शराब के साथ, तो महाराष्ट्र नंबर 1 हो गया। सही है। चलो, भारत में अधिकतर प्राकृतिक गैस का उत्पादन कहाँ से किया जाता है? देखो, चाहे प्राकृतिक गैस की बात आए या आए पेट्रोलियम की, ठीक है, भारत में जितना भी पेट्रोलियम का जो प्रोडक्शन हो रहा है उसका सबसे बड़ा हिस्सा आता है बॉम्बे हाई से। बॉम्बे हाई ये क्या है? ये एक समुद्री अपतटीय क्षेत्र है, मतलब ये ज़मीन पर कोई इलाका नहीं है, ये समुद्र में एक इलाका है, गुजरात और महाराष्ट्र मुंबई की सीमा पर। इसको कहते हैं बॉम्बे हाई। यहीं से हम लोग सबसे ज़्यादा तेल और नेचुरल गैस निकालते हैं, बॉम्बे हाई से। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। लास्ट प्रश्न है ये हमारा, चलो थोड़ा जूम कर लेता हूँ। लास्ट प्रश्न है भैया, पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। पेट्रो रसायन यानी रिफाइनरी की यहाँ पर बात हो रही है, ये आपको बताना है। जामनगर, अंकलेश्वर, नूनमाटी या ट्राम्बे? इसके बारे में मैं आपको पहले भी कई सारी वीडियोस में बता चुका हूँ। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, आप हमें फॉलो करते हैं, तो इस सवाल को आप आसानी से कर ले जाओगे। इस सवाल का सही जवाब है गुजरात का जामनगर। जामनगर में ही दुनिया की सबसे बड़ी पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री लगी हुई है और उस कंपनी का नाम है रिलायंस पेट्रो केमिकल्स लिमिटेड, और ये दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है। याद रखना, तो भैया यही इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ये हुई आज की हमारी क्लास। उम्मीद करता हूँ आपको नई बहुत सारी जानकारियाँ इसमें मिली होंगी। तो अगर एक भी फैक्ट आपको बढ़िया लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। अपने यार दोस्तों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं या जो नॉलेज लेना चाहते हैं IAS PCS या RO BO के बारे में, उन्हें ये चैनल ज़रूर आप जो है रिकमेंड करें कि इसको वो देखें। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।